भूख रोती गरीबी बिलखती रही, रूह महंगाई से सिसकती रही। गीत गाया मैंने बेरोजगार का, देशभक्ति मन में मचलती रही, देशभक्ति मन में मचलती रही। हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में दो शानदार सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और दूसरी सीरीज हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो हिंदी व्याकरण की सीरीज में भाग 9 तक के वीडियो आ चुके हैं और भाग 10 में हम आज वर्ण पर चर्चा करेंगे। यद्यपि पिछली क्लास अलंकार की क्लास में आपको बताया गया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी संधि की क्लास होगी। चूंकि संधि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो संधि समझने के लिए पहले वर्ण समझना जरूरी है। तो वर्ण पर आधारित जितनी भी अवधारणाएं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं, अनुनासिक, निरानुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण क्या होता है, घोष और अघोष क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, और अनुस्वार और पंचमाक्षर क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान और बलाघात और अनुतान, इन सभी अवधारणाओं को हम आज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो वर्ण, आज की क्लास का मुख्य विषय वर्ण है। वर्ण ध्वनि का सांकेतिक रूप वर्ण कहलाता है। जो भाषा की लघुत्तम इकाई, ऐसी इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, जो लघुत्तम इकाई है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। क्योंकि जब ये वाणी के माध्यम से जब बोली जाती है उसे ध्वनि कहते हैं। जब ये लिखित रूप में होता है, जिसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसलिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो, वहां उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में हमें वायु विभिन्न जगह रुके या मुख के विभिन्न भाग उस वायु को अवरोधित करके, रोक करके उस वर्ण की उस वर्ण की उच्चारण करते हैं, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों को संयुक्त रूप से हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के ही दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी में एक स्वर 11 माने गए हैं। हिंदी में स्वर 11 माने गए हैं, जिसमें आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर माने गए हैं। और ये स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये संयुक्त स्वर हो गए। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये संयुक्त स्वर हैं। तो स्वर हिंदी में 3 प्रकार के माने गए। वैसे स्वरों का एक प्रकार और भी है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संस्कृत में ये वर्गीकरण माना गया है, लेकिन हिंदी में ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर का वर्गीकरण माना गया है। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में वायु कम देर तक, जिसका उच्चारण करने में समय कम लगे, उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये हमारे आ,
इ, उ और री, ये स्वर हमारे ह्रस्व स्वर हैं। क्या है? ह्रस्व स्वर हैं ये और ये 5 स्वर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 स्वर आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर इन्हीं का बड़ा हो जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। इन्हें हम जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, तो अ कहने में छोटा और आ कहने में बड़ा, ज्यादा समय लगता है, तो ये दीर्घ है। ई उ तो ये 1 2 3, ये 3 स्वर जो है दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। दीर्घ माने होता बड़ा, जिसके उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो 2 स्वरों को मिला के बनते हैं। जैसे ए है, ये 2 स्वर को मिला के बन गया है, आ प्लस ई। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे स्वर जो है क्या कहते हैं, ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आते 11 स्वर हैं, तो 41 व्यंजन बचते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की सहायता के द्वारा ही उच्चारण किया जा सकता है। इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, जबकि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। अर्थात व्यंजन बिना स्वर के सहायता से उच्चरित नहीं होंगे। तो जो व्यंजन है वो इस प्रकार है, क, ख, ग, घ, अंग। इसको क वर्ग कहते हैं। क वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि का से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे क वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार चा से शुरू होने वाले च वर्ग है, टा से शुरू होने वाले को टवर बोलते हैं, त से शुरू होने वाले तवर्ग और प से शुरू होने वाले को पवर कहते हैं। यहां तक 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग हैं। इसके अलावा य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं जिनका अंदर से उच्चारण होता है। और स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन हैं। और छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। और ड और ढ ये द्विगुण है। द्विगुण क्या होता है, मतलब ये व्यंजन ड ढ द्विगुण इसलिए है कि 2 वर्णों का गुण को लिए होते हैं। तो डा का भी गुण लिए हैं, इसमें हल्का सा रा का पुट होता है, तो इसलिए ये द्विगुण कहलाते हैं। और अनुस्वार, जिसका ऐसा व्यंजन जिसका नाक से उच्चारण हो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जिसका हा उच्चारित होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। अब इसमें कुछ अवधारणाएं हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वो होता है जो कहीं ना कहीं जीवा का पार्ट, जीवा कहीं ना कहीं किसी भाग में स्पर्श करती है, इसलिए इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा कहीं पर छूती नहीं है, कहीं पर टच नहीं करती, स्पर्श नहीं होता है जीभ का पूर्ण तरह, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करने में वायु रगड़ करके, घिस करके चलती है, इन्हें हम लोग जो है ऊष्म व्यंजन के नाम से, ये 4 हैं। तो इस प्रकार हमारे जो स्पर्श व्यंजन जहाँ पर जीवा किसी न किसी जगह स्पर्श करे, अंतस्थ व्यंजन जहाँ पर अंदर से वर्णों का उच्चारण हो, कहीं कहीं पर जीवा स्पर्श नहीं करती है, उस व्यंजन जहाँ पर वायु संघर्ष करते, वायु घिसते हुए आए, वहाँ पर वो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये 4 व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। और कुछ संयुक्त अक्षर व्यंजन के अंदर गत रखे गए हैं।
छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त अक्षर हैं और ड और ढा हिंदी में इनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इसके बाद अगली संकल्पना अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करने में थोड़ी सी वायु, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा प्रयास किया जाता है, वहाँ पे अल्प प्राण कहलाता है। अर्थात जिसके उच्चारण में थोड़ी सी वायु लगे वहाँ पर उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? पहली, तीसरी और पांचवी, ये ध्वनियाँ अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। अल्प प्राण, इसमें वायु का उच्चारण बहुत वायु कम वायु लगती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहा गया है। और जिन अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ को भी रखा गया है। तो कुल मिला के पहले अल्प प्राण में क्या होगा? पहला, तीसरा, पांचवा, व्यंजन, पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन तथा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन ये जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अब महाप्राण क्या होता है? महाप्राण वो होती है जहां पर हा, साइलेंट हा ध्वनि की उच्चारण निकलती है बाद में, और इसमें ज़्यादा वायु की जरूरत होती है, जैसे क, ख। तो ख के साथ हा साइलेंट रूप से जुड़ा रहता है, तो इन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में, महाप्राण के अंतर्गत ये ध्वनियाँ आती हैं। ये महाप्राण है। और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण। घोष और अघोष एक कंसेप्ट और है व्यंजनों में, एक अवधारणा और है, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोष का मतलब होता है जब किसी व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों पे जोर दिया जाए। जहां पे नहीं जोर दिया जाता वो अघोष है, जहां पे जोर दिया जाता है वो सघोष है। तो अघोष और सघोष, तो सघोष अघोष ध्वनियां वो होंगी जो पहले दूसरे आपकी सघोष अघोष ध्वनियां होंगी और ऊष्म ध्वनियां। ठीक है, पहले अघोष, अघोष में आपके आएंगे पहला, दूसरा और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन ये अघोष में आएंगे। और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये सघोष के अंतर्गत आएंगे। तो अघोष और सघोष इससे संबंधित ये पहला, दूसरा, तीसरा जो इसका मतलब होता है, पहला वर्ग का मतलब पहले ये है,
पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जहां ऐसे कहा गया है पहला दूसरे से, अघोष में पहला, दूसरा और ऊष्म। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और ऊष्म, ये आपके अघोष ध्वनियां हैं, अघोष व्यंजन हैं। और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुछ जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और निरानुनासिक, ये थोड़ा कंसेप्ट समझ लेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक द्वारा होता है उसे जो है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात वो नासिका के माध्यम से। लेकिन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से नहीं होता है, स्वतंत्र होते हैं, जैसे अनुनासिक का मतलब होता है ये पांचवा वर्ण, ये सब अनुनासिक है। और निरानुनासिक का मतलब ये पांचवें के छोड़ के बाकी सब निरानुनासिक व्यंजन हैं। निरानुनासिक के अलावा एक दो कंसेप्ट और हैं, अनुस्वार और तथा विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है कि अनुस्वार में मुख और नासिका दोनों का इस्तेमाल होता है, जबकि अनुनासिक में केवल नासिका के माध्यम से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार एक बिंदी लगाई जाती है उस अक्षर के ऊपर, व्यंजन के ऊपर, और इसे मुख और नासिका दोनों के माध्यम से उच्चारित। विसर्ग वो होता है जिसमें दो बिंदियां होती हैं, ये हा वर्ण को उच्चारित करता है। ये इसका प्रयोग संस्कृत में ज़्यादा हुआ था, प्रायः हिंदी में भी कुछ चांद बिंदी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे दांत। और अनुस्वार को बिंदी के जैसे गंगा, तो ये बिंदी लगाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार में मेन अंतर ये है कि जब हम अनुस्वार अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम नासिका का थोड़ा उपयोग होता है, जबकि अनुस्वार में नासिका का ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पे अनुस्वार में जैसे गंगा, तो इसमें नासिका ज़्यादा, दांत, तो इसमें नासिका का कम इस्तेमाल होता है, इसमें नासिका का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान, अर्थात हम विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कहाँ से, जिस स्थान से उच्चरित होता है उसे हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। और जितने भी वर्ण उच्चरित होते हैं इन 5 जगहों के अलावा और कहीं नहीं, केवल 5 जगह हैं, इनका भी वैज्ञानिक क्रम है। ये 5, 1 2 3 4 5। जो हमारा ये गले का भाग है इसे हम लोग कंठ बोलते हैं। उसके और ऊपर आएंगे तो उसे हम ऊपर की तरफ जो है उसे हम तालु बोलते हैं। और उसके और आगे जाएंगे, तालु और दांत के बीच का जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। और जो दांत हैं दंत कहलाते हैं, जो हमारे ओठ हैं ये ओष्ठ कहलाते हैं। तो इन्हीं 5 जो उच्चारण स्थान हैं इन्हीं पर आधारित जो है हमारे सभी वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित होता है। तो जो हमारा क वर्ग है, क वर्ग और आ और प्लस हा, ये नंबर 1 से उच्चारित होते हैं। नंबर 1 क्या है? कंठ है। इसको ध्यान रखना, ये वैज्ञानिक क्रम से ऐसे गया, जैसे वर्णमाला हमारी चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारा उच्चारण स्थान क्या है? 1 2 3 4 5, एक क्रम से है। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको याद रख लीजिएगा और तो आपको उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ देखेंगे कि आ और ह और विसर्ग, 3 चीज पहले उसमें जोड़ दो तो इनका उच्चारण स्थान जो है क्या कहते हैं?
कंठ हो जाएगा। अकुह विसर्जिया नाम कंठ है, वो संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी के लिए वो सूत्र बताने लगेंगे तो उस बहुत वीडियो व्यापक हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि क वर्ग और आ और हा और विसर्ग ये नंबर 1 से उच्चारित होते हैं। नंबर 1 आपको पता है कंठ होता है, और कंठ जब इनको उच्चारित करते हैं तो जीभ हमारी कंठ से टच करती है, इसलिए ये इनका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसके बाद च छ ज झ ये ई और य और सा, ये इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु हमारा ये होता है ऊपर का भाग होता है, उसे हम लोग तालु बोलते हैं। तो यहाँ पर जीभ टच करती है इनको उच्चारण करते समय, तो यहाँ पर जब जीभ जब टच करे तो यहाँ पर छूती है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर होगा। 2 का मतलब ताल होगा। और ताल और दांत के बीच का भाग, ये ताल और दांत के बीच के भाग को हम लोग जो है मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा किन किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है? ट ठ ड ढ और री र और सा, ये 3 नंबर से उच्चारित होते हैं। और 4 नंबर आपका दंत है, तो तवर्ग और ला और सा, तुलसा नाम दंत है, ये जो है दंत से उच्चारित होते हैं। और प वर्ग उ, ये जो है ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। छोटा उ और बड़ा उ ये ओष्ठ। इन जो है इस तरह 1 2 3 क्रम से आपको 1 2 3 हमारे कंठ 1 हो गया, 2 तालु हो गया, 3 मूर्धा हो गया, 4 दंत हो गया, 5 ओष्ठ हो गए। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो उच्चारण स्थान को मिला के उच्चरित होते हैं। जैसे मान लीजिए अंतस्थ में थे, या तो हो गया या यहाँ या हो गया 2 नंबर में, रा हो गया 3 नंबर में, और ला हो गया 4 नंबर में, ये हो गया ये 2 नंबर में हो गया, ये 3 नंबर में हो गया, और ला हो गया 4 नंबर में। और बचा वा का उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा? वा दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ का उच्चारण होता है वा। ध्यान रखना है कि वा के उच्चारण स्थान में दांत का भी उपयोग होता है, दांत में भी जीभ टच करती है वा, और ओठ का भी प्रयास होता है, ओठ भी एफर्ट करते हैं। तो दंत और ओष्ठ वा को उच्चारित करते हैं। ये आपका हो गया है दंत प्लस ओष्ठ। और आपका हा 1 नंबर में हो गया था, स 4 नंबर में, और ये सा 3 नंबर में, और ये सा 1 नंबर में। मात्राओं में जो कंठ और तालु ए से का उच्चारण करते हैं, और कंठ और ओष्ठ ओ और अ का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार हमारा इस तरीके से हम उच्चारण स्थान याद करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग याद रखेंगे। और बलाघात क्या होता है कि जब हम किसी वर्ण पर विशेष बल देते हैं उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। जैसे किसी संयुक्त व्यंजन से पहले हम लोग उसके पहले वाले वर्ण पर बल देते हैं, जैसे इक्का, तो ई पर ज्यादा जोर देते हैं, इसे हम लोग बलाघात कहते हैं। अनुतान क्या होता है? कहने के तरीके को हम लोग अनुतान कहते हैं, अर्थात हम किसी चीज को कहने का तरीका हमारा जो है उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे कि यदि हम अच्छा को कहें अच्छा तो स्वीकार्यता होती है, और यदि हम कहें अच्छा तो विरोध हो गया और प्रतिरोध हो गया, और यदि हम अच्छा को और लंबा तक से अच्छा तो प्रतिरोध हो गया। मतलब उसी को कहने के तरीके में ही को हम लोग अनुतान कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने वर्ण की से विभिन्न वर्ण पर आधारित जो विभिन्न अवधारणाएं थी उनको बहुत अच्छी प्रकार समझ लिया गया है। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें इसको बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, आप इसको समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो क्लास होगी संधि की क्लास। जब हमने वर्णों को अच्छी प्रकार समझ लिया है तो संधि हमें बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगी।
तो संधि की क्लास नेक्स्ट क्लास देखेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार देखते हो, प्लीज आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करना ना भूलें। और आपका ये सीरीज बहुत शानदार चल रही है, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।